एक तरफ शांति की गुहार, दूसरी तरफ बारूद की बौछार। और डोनाल्ड ट्रंप का ये वो चेहरा है जिसने सीजफायर की डेडलाइन तो दी, लेकिन खुद ही उस वादे की धज्जियां भी उड़ा दी। इसी को कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। ट्रंप की ये नीति पूरी दुनिया देख रही है। इस पर दो लाइनें हैं कि वो सीजफायर का वादा भी क्या खूब करते हैं, हवा में अमन और जमीन पर लहू भरते हैं। एतबार की हर एक हद को उन्होंने तोड़ डाला, धोखे की स्याही से उन्होंने अमन का चेहरा मरोड़ डाला। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने से पहले हमला क्यों किया? क्या ये ताकत थी? नहीं, ये ट्रंप का डर था। उन्हें पता था कि डेडलाइन बीत गई तो ईरान के हौसले फौलाद बन जाएंगे। उन्हें डर सता रहा था कि अगर ईरान संभल गया तो फिर उसे नर्क बनाना मुमकिन नहीं होगा। अब आपको कुछ तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं एक एक करके वो समझिएगा। ये तस्वीरें ईरान में रेल नेटवर्क पर बड़े हमले की तस्वीरें देखिए जरा। ये ईरान का रेल नेटवर्क ध्वस्त किया गया क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान को धमकी दी थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करेंगे, पुलों को ध्वस्त करेंगे, पावर प्लांट्स को ध्वस्त करेंगे। अब ईरान का जो रेल नेटवर्क है उसे ध्वस्त किया गया, ब्रिजेस को पर हमले किए गए। ईरान की रेलवे लाइन पर बड़ी स्ट्राइक की गई, रेलवे संचालन बंद हो चुका है। इजराइल हमले में अभी तक जानकारी यह है कि वहां पर जो हालात थे, 2 लोगों के शव तो रेस्क्यू किए गए थे, बरामद किए गए थे, कई और भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते चलते हैं। अब खार्ग द्वीप की तस्वीर देख लीजिए। खार्ग द्वीप का यह हाल है। अमेरिका ने खार्ग द्वीप पर हमला कर दिया है। खार्ग द्वीप में कई तेज धमाके सुने गए हैं। आपको यह बता दें, खार्ग द्वीप ईरान की अर्थव्यवस्था में बड़ा रूप निभाता है और इसीलिए इजराइल और अमेरिका को ये खार्ग द्वीप खलता है। खार्ग द्वीप से ईरान के 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। ट्रंप बखूबी जानते थे कि ईरान की तैयारी उन्हें भारी पड़ सकती है और इसीलिए धोखे से हमला करना ही उन्हें एक तरह से सही लगा। आखिरी रास्ता उन्हें देखा। खार्ग द्वीप पर हमला इसका सबसे बड़ा गवाह है, लेकिन ट्रंप भूल गए कि ये वो ईरान नहीं जो झुक जाए। आईआरजीसी ने अब खुली चुनौती दे दी। उन्होंने कसम खा ली है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल और गैस के लिए सालों तक महरूम करके रखेंगे। आईआरजीसी का ओपन चैलेंज है। क्या है ओपन चैलेंज, वो जान लीजिए। आईआरजीसी ने ओपन चैलेंज देकर रिवेंज की बात कही है। अमेरिका ने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, ये बात कही गई। और अब अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। अरब में अमेरिकी सहयोगियों पर हमले होंगे। अमेरिकी सहयोगी देशों पर खतरनाक हमले किए जाएंगे। ऐसा हमला करेंगे कि वर्षों तक उन्हें तेल गैस मिलेगा ही नहीं। ये कहना है आईआरजीसी का। अमेरिकी सहयोगी देशों का तेल गैस सप्लाई को तबाह करके रख देंगे। आईआरजीसी ने कहा कि हम पड़ोसियों से कह रहे हैं कि अब तक हमने सब्र दिखाया था, अब इंतजार का वक्त हो चुका है और अब मिसाइलें बोलेंगी, मिसाइलों की गर्जना होगी, मिसाइल की भाषा सुनी जाएगी। ये एक तरह से आईआरजीसी का ओपन चैलेंज है इजराइल को, अमेरिका को, मिडिल ईस्ट की तमाम अलग अलग कंट्रीज को। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब पूरी तरह से तत्पर है, पूरे एक्शन मोड में है। आईआरजीसी का जो ओपन चैलेंज है अमेरिका के सहयोगी देशों की रातों की नींद उड़ाने वाला है। इस पर भी 2 पंक्तियां हैं। ना मिटेगी चिंगारी जो तुमने सुलगाई है, अब ईरान के हर जर्रे में इनकलाब की अंगड़ाई। रिवेंज की वो आग अब समंदर भी ना बुझा पाएगा, तेरा हर एक मंसूबा मिट्टी में दफन हो जाएगा। तबाही की इस दास्तां के बीच में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो रूह तो कपा देती है लेकिन हौसलों को नया आसमान देती है। पहले इस तस्वीर को देखिए। आपको यहाँ पर ये शख्स हाथों में सामने लैपटॉप लिए, पास में मोबाइल लिए बैठे हुए हैं और खंडर है चारों तरफ, खंडर है चारों तरफ, लेकिन उस खंडर के बीच में ये उम्मीद की किरण। गणित के प्रोफेसर हैं जो कि खंडर बन चुकी बिल्डिंग से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ट्रंप की मिसाइलों ने स्कूलों को बर्बाद किया, कॉलेजेस को बर्बाद किया, उनकी दीवारों को गिरा दी, बच्चों की किताबें तक जला दी। लेकिन क्या उनकी उम्मीदों को वो खत्म कर पाए? जवाब है नहीं। उनकी आंखों से सपने वो बुझा नहीं पाए। खंडर के बीच भी क्लास जारी है, पढ़ाई जारी है और ये कड़ा संदेश है अमेरिका और इजराइल को। मानो वो ये कह रहे हैं कि हमारे सपनों को रौंदने की कोशिश क्यों ना कर लो,
हमें पीछे धकेलने की कोशिश क्यों ना कर लो, लेकिन हम आगे आएंगे, ये हमारे फौलादी हौसले हैं। जहां पर बमों के धमाके होने चाहिए थे, वहां पर पढ़ाई की गूंज है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है ये ईरान की वो ताकत है जिसे कोई मिसाइल भेद नहीं सकती। ट्रंप का दावा है कि वो एक ही रात में पूरी सभ्यता को खत्म कर सकते हैं। ये अहंकार है या फिर पागलपन है डोनाल्ड ट्रंप का? दुनिया आज तलवार की धार पर चल रही है। अगर ईरान ने अपना क्रशिंग रिवेंज ऑपरेशन शुरू कर दिया तो जरा सोचिए क्या होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। आपको बताते हैं, ट्रंप डर से डेडलाइन खत्म होने से पहले ईरान में आखिर हमले कहां पर किए गए हैं, क्यों किए गए हैं। पहले देखिए, ईरान के खार्ग द्वीप पर अमेरिका ने बड़ा हमला कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप डरे हुए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसी वजह से खार्ग द्वीप पर यह अटैक कर दिया। खार्ग द्वीप में कई धमाके यहां पर सुने गए हैं, कंपन काफी दूर तक महसूस की गई है। ईरान में रेल नेटवर्क का बहुत बड़ा हमला उस पर एयर स्ट्राइक किया गया। ईरान में रेल नेटवर्क पर इजरायली हमले में 2 लोगों की मौत की खबर है। इजरायल ने रेलवे पुल को भी निशाना बनाया। ईरान के कई सामान्य पुल भी, बहुत साधारण से पुल भी ध्वस्त कर दिए गए। ये इजरायल और अमेरिका की बौखलाहट है ईरान के प्रति कि इतने सालों से दबाते रहे, इतना दबाव बनाते रहे, फिर भी ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत होता है तो उसी को ही नष्ट कर दो। ट्रंप की चालों ने शांति के हर रास्ते को बंद कर दिया। आज जो डेडलाइन खत्म होने से पहले हमला हुआ, उसने ये साबित कर दिया कि शक्तिशाली देशों के लिए वादे या समझौते कोई मायने नहीं रखते, वो सिर्फ कागज के टुकड़े हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, जिसका हक है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ईरान ने ट्रंप के मंसूबों को दफन करने की कसम खाई और खंडरों में चलती क्लास इस बात का सबूत है कि वो लड़ेंगे भी और आगे बढ़ेंगे भी। ट्रंप की डेडलाइन से पहले ईरान पर हमले के पीछे का कारण क्या है, वो भी आइए आपको समझाते हैं। पहला कारण जो नजर आ रहा है, खार्ग पर हमला करके ये दिखाया कि यूएस कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जो दूसरा कारण समझ में आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने का मैसेज एक तरह से है। तीसरा कारण जो नजर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, समझौता नहीं हुआ तो ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो सकती है। चौथा कारण, पावर प्लांट्स और पुलों पर हमला करके ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाना है। पांचवा कारण जो समझ में आ रहा है, डेडलाइन से पहले हमले करके बातचीत की मेज पर अपनी शर्तों को मनवाने के लिए ईरान को मजबूर करना, ये एक रणनीति का हिस्सा है। छठवां कारण है, कनेक्टिविटी पर हमला करके ईरान को जो सहयोग मिल रहा है उसे खत्म कर दिया जाए। सातवां कारण, सैन्य अभियान का मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना है। तो आठवां कारण, वैश्विक संकट को सुलझाने के लिए सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाना। नौवां कारण समझ में आया है, डेडलाइन को बार बार बढ़ाकर फिर अचानक हमला करके ईरानी नेतृत्व में अनिश्चितता और डर पैदा कर देना। और 10वां कारण, अमेरिकी जनता को मैसेज देना, अंतर्राष्ट्रीय संकट में ढुलमुल रवैया नहीं अपनाते और तुरंत निर्णय लिया जाता है। तो ये अलग अलग कारण हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि धोखे से हमला करेंगे तो ईरान संभल नहीं पाएगा, लेकिन आज ईरान के 14 मिलियन लोग कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। ट्रंप की दगाबाजी ने उन्हें और भी ज्यादा एकजुट कर दिया है और उसकी तमाम तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। चलिए करते हैं चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल कनेक्ट हो रहा है, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह कनेक्ट हो रही हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मसीखान कनेक्ट हो रहे हैं। तो अमेरिका से भू राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह की अभी परिस्थितियां हैं, यूके देवनाथ जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। क्या आज का दिन ईरान के लिए वाकई में कयामत का दिन है? जैसा डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आज एक पुरानी सभ्यता का अंत हो जाएगा। डेडलाइन के पहले जो हमले किए गए हैं वो इसी तरह से इसको दर्शाने का एक तरीका है। नैना जी, ईरान तो बहुत महान देश है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, प्राय उत्तर भारत के बराबर 9 करोड़ की आबादी है। उनकी जो सिविलाइजेशन है उसको शायद ट्रम्प साहब समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ईरान आज तैयार है किसी भी तरह के हमले
सामना करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि पिछले 38 दिन में जो हमने देखा कि ईरान के लोग बहुत मजबूती से अपने सरकार के साथ खड़े हैं। 1000 बम, 2000 बम, 10,000 बम, 20,000 बम, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि इज़राइल के साथ मिलके उन्होंने अभी तक 36,000 बम गिराए हैं। कोई आंकड़े बता रहे हैं कि 22,000 टारगेट्स को एंगेज किया है। ईरान को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ईरान को मालूम है कि ठीक है, आने दो। इन्होंने और 4-5 हज़ार, 8,000 बॉम्ब गिराने हैं और 1000-2000 टारगेट्स को एंगेज करना है। ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ईरान पूरी तरह से तैयार है, जो उसके पास बचे-खुचे मिसाइल हैं, तुरंत काउंटर जवाब देगा। और जो रिस्पॉन्स ईरान का है, वो उसी तरह के टारगेट अब खाड़ी के देशों में एंगेज करेगा। खाड़ी के देशों में यहाँ पर पावर प्लांट पर हमला हुआ है ईरान के, तो वहाँ भी खाड़ी के देशों में पावर प्लांट पर हमला करेगा। यहाँ पे ईरान की फैक्ट्रीज पे हमला हुआ। ईरान भी खाड़ी देशों में अमेरिकन मल्टीनेशनल्स के जो ऑफिसेज हैं, उस पर हमला करेगा। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि खाड़ी के देश में जितनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जी जी। फैक्ट्रियां हैं, अभी हम पावर प्लांट्स का जिक्र कर रहे हैं। हम्म खाड़ी के देशों में ये सब जो हैं अमेरिका ने बनाए हैं, अमेरिकन हम्म। कंपनीज बनाए हैं, जी। खाड़ी देश के पैसे से। इनका मैनेजमेंट अमेरिकन हाथों में है। हम्म तो ईरान जब इनको हिट करता है, सिंबॉलिकली वो मेनलैंड अमेरिका को हिट कर रहा है। जी। ईरान तैयार है। हम्म ईरान पंचिंग बैग बन गया है, बहुत अच्छा। हम्म। लेकिन ईरान पीछे नहीं हटेगा, सर, झुकेगा नहीं, पंचिंग सरेंडर बैग बन नहीं गया है। करेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान शायद पिछले कुछ वक्त में स्प्रिंग की तरह बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले काफी वक्त से स्प्रिंग के रूप में उसको दबाया गया, दबाया गया, दबाया गया, लेकिन जिस तरह से वो एकदम से रोल बैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, उसकी उम्मीद तो शायद किसी ने की भी नहीं थी, हिमांशी जी। और ये जो डेडलाइन के पहले जो बड़े हमले की बात है, ईरान भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा है। मैं ईरान की तैयारी पर तो बात करूं, लेकिन इन हमलों पर भी जरा समझना बहुत जरूरी है कि डेडलाइन तो दी, तो हमेशा अपनी आदत से मजबूर डेडलाइन के पहले हमला करके क्या दर्शाना चाह रहे हैं? क्या ये दबाव बनाने का एक तरीका है डोनाल्ड ट्रंप का? नमस्कार, जय हिंद। नैना जी, देखिए, जो आपने कहा है वही जवाब है कि ट्रम्प इज अ वेरी हार्ड नेगोशिएटर और वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले पे इतना दबाव बना दो कि सामने वाला झुक जाए। लेकिन मैंने आपके लिए एक रिसर्च करके रखी है जो मैं आपको बताती, जो इस युद्ध से बहुत अलग है। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। प्लीज मैम। ईरान एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले रेगिस्तानी इलाका होने के कारण जमीन से नीचे से पानी ले जाने की अद्भुत कला सबसे पहले डेवलप की थी। क्या बात है। उसने नेचुरल एयर कंडीशनिंग, जिसको कि हम कहते हैं विंड कैचर्स या बाजीगर, आज भी हमें ईरान के यज्ञ जैसे देशों में देखने को मिलती है। हमारा जो ताजमहल बना हुआ है, उसको बनाने के लिए ईरानी आर्किटेक्ट्स को भारत में बुलाया गया था। यानी कि नक्काशी जैसी जो कला है, वो ईरान ने पूरे विश्व को डेवलप करके दी है। अब आप देखिए, जो एक देश जिसपे लगातार 7वीं शताब्दी से अरबों का शासन रहा, लेकिन उसके बावजूद उसने पर्शियन कल्चर को आज तक बचा के रखा है। और इसीलिए वो अपनी भाषा, वेशभूषा और हर चीज में पूरे जो यहाँ के मिडिल ईस्ट के देश है उनसे अलग है। बिरयानी और पुलाव खाता है जो देश, और जिसने सूफी जो पूरी विश्व को दिए हैं शायर, वो देश कला में ऊंचा है, वो आर्किटेक्चर में ऊंचा है, वो इंजीनियरिंग में ऊंचा है। तो क्या आपके बॉम्ब जो आपने 12,700 पे सैंक्शंस लगाए थे, वो उसको डरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, उसकी जो माजिद मिसाइलें हैं, उसकी जो खुर्रम शहर है, जो उसकी बाकी अबू मेहदी है, आपको लगता है जो एक स्टैंडिंग मिलिट्री पावर है वो ट्रम्प के हमलों से डर जाएगा? अभी तो उनके सिंगर्स आके, म्यूजिशियंस आके पावर प्लांट्स के बाहर बैठ रहे हैं, ब्रिज पे बैठ रहे हैं, उनकी औरतें आप देखिए जुलूस निकाल रही हैं। और आपने एक बहुत सुंदर वीडियो दिखाया था जिसमें एक मैथ्स के टीचर हैं जो बैठे हुए हैं, अपनी एक पूरी तरीके से विध्वंस के बाद में भी एक क्लास को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये जज्बा है तो आने दीजिए मिसाइलें। और ईरान ने जो पूरे विश्व को दिया था वो था एक सिस्टम जिसको हम कहते हैं प्रांत का शासन। यानी पूरे देश, पूरे विश्व में अगर हम स्टेट्स का शासन करते हैं तो उसका जो जेनेसिस है वो भी ईरान है। तो जिसने पूरे विश्व को इतना कुछ दिया है और जो अपने ड्रोन्स बनाता है और जिसको कॉपी करता है अमेरिका, तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लगातार बॉम्ब मारने से, मिसाइलें मारने से या ड्रोन्स मारने से वो डर जाएगा? बिल्कुल नहीं। और उसका बहुत क्लियर है, अगर आप मेरे पावर प्लांट्स को हमला करेंगे तो मैं डिमोना में आऊंगा इजराइल के पीछे।
और उसके पास में सैटेलाइट्स इमेजेस पूरी हैं जो और उसको दूसरी रशिया बहुत से हटती मिली है, है। चाइना से मिली है। जी। और नॉर्थ कोरिया ने उसको एक बहुत बड़ी जो हेल्प की है वो है अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज बनाने के लिए की है। तो ईरान भले ही हमको दिख रहा है कि अकेला लड़ रहा है, लेकिन इतने सैंक्शंस के बावजूद चाइना ने उसको उस इकोनॉमी को संभाल के रखने में मदद की है। ईरान अगर आज भी जीवित है तो वो इसलिए कि वो बहुत प्राइड लेता है अपनी संस्कृति में, अपने कल्चर में, और अपने जो मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो जी। उनकी मजलिस है जहां इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे काम करते हैं, जी। उसके लिए ट्रम्प की धमकियां सिर्फ धमकियां हैं। और दे लेकिन आर लेकिन प्रिपेयर्ड। मुझे लग रहा है हिमांशी जी, धमकियां तो बिल्कुल हमेशा से लगातार वो देते ही रहे हैं, धमकी वीर बने हुए हैं पिछले काफी लंबे वक्त से, घोषणा वीर हैं, धमकी वीर बन चुके हैं। अब तो अल्टीमेटम, मिस्टर अल्टीमेटम के तौर पर लोग उन्हें कह रहे हैं। अमर मस्तिकान जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, जरा मुझे समझाइए कि आखिर ये लगातार एक बड़ी इमेज ऐसी बन गई है कि हमेशा बातचीत चलती है मेज पर, लेकिन उसके बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे देते हैं हमले का, या अमेरिका का हमले का एक तरह से पुराना इतिहास है, भरोसा नहीं कर पाता। इसीलिए तो ईरान ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, डेडलाइन के पहले हमला करना। क्या ये बंदूक की नोक पर अपनी बातें मनवाना नहीं तो और क्या है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया है, ये शर्मनाक बात होती है। उन्होंने जैसे बयानबाजी करते, जिस तरीका से लैंग्वेज यूज करते, मुझे शर्म आती है कि ही इज आवर प्रेसिडेंट। अनफॉर्चुनेटली हमने उनको वोट करके वहां पे बिठाया था, लेकिन दिस इज नॉट द पर्सन, नॉट द पॉलिसीज दैट वी हैव सपोर्टेड। जस्ट बिकॉज हमने उनका कैंपेन प्रॉमिस के ऊपर उनको बिठाया, इसका मतलब नहीं है हम चुप बैठ सकते। प्रेसिडेंट ट्रम्प के आज दफ्तर में अभी कोई है नहीं जो उनको बोल सकते, जो कर रहे, जो लिख रहे, जो बोल रहे गलत है। वो ही इज एक्चुअली कमिटिंग वॉर क्राइम्स बाय इवन सेइंग इट स्पेसिफिकली। कोट इन कोट बोल रहा है कि अब आज रात को सिविलाइजेशन को ध्वंस कर देंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि दे आर एनिमल्स। आप मुझे बताइए कॉलोनियल्स, जो कॉलोनाइजेशन हुआ था हमारे, वो आपको पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज, दे यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड टू dehumanise the indigenous people, whether they are savages, they are primitive, they are uncivilized, ये सब यूज करा कि they are animals, they are fighting, they are eating, they are each other, they are cannibal, all kinds of stuff was used to literally rule these people. हमारे यहाँ पे colonization का history तो वही रहा है ना। Literally entire Native American population has been wiped out. Indian is the only country that hasn't been wiped out after Islamic invasion and also Christian ruling. अब मुझे बताइए, अगर ईरान और अमेरिका के साथ आज मैं तुलना करूं, ईरान का सभ्यता बहुत पुरानी है, लेकिन उन्होंने इस्लाम और शिया को आजमाई है, लेकिन इनकी ब्रेन और इनकी पढ़ाई, उनकी जो सिविलाइजेशनल इथोस है, वो तो खत्म नहीं हो गया ना। अब मिडिल ईस्ट में एक ही कंट्री है जो अमेरिका की तरफ नहीं चल रहे, अमेरिका की भाषा से नहीं चल रहे, अमेरिका धमकिया से नहीं चल रहे, और दिस इज ईरान इज द ओनली कंट्री बेसिकली। डोनाल्ड ट्रंप किसी की भी सुन कहाँ रहे हैं? पिछले कुछ वक्त से तो हम देख रहे हैं उनके ऊपर तो लगातार बड़े प्रदर्शन हो गए, उनके अपने ही देश के तमाम सांसद जो हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस तक की बात करने लगे। तो दबाव कहाँ पे कोई पड़ भी रहा है क्या? नहीं, दवा कैसे देंगे? अगर कोई अगर कर भी रहे इन गुड फेथ, उनको निकाला जा रहा है ना, पे, पोजीशन, पावर, सबसे निकाला जा रहा है। उनको रेपुटेशन में प्रॉब्लम हो रही है। आज के दिन में तुलसी गबार्ड ने रिजाइन नहीं किया। आई बेटर होप दैट शी एक्चुअली हैज अ बेटर रीजन फॉर स्टेइंग देयर एंड कीपिंग हर माउथ क्लोज्ड लाइक दैट। शी हैजंट रिजाइन। उनके अंडर जो कंट्री ने रिजाइन कर दिया, तरीका है। इसके पहले तो कई लोगों ने रिजाइन किए, क्या उसका कोई प्रभाव पड़ा? दुनिया में तो बड़ी किरकिरी हो गई, डोनाल्ड ट्रंप के साथ में कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसका कोई असर पड़ा क्या? रिजाइन ना करने से भी वो उसका पोजीशन सही तरीके को अगर बोलेंगे उनको निकाला जाएगा ना। जैसे यहाँ पे आपको मार्जोरी टेलर ग्रीन का एग्जांपल आपके पास है। जनवरी 5th वाज हर लास्ट डेट एज ए कांग्रेस वुमेन। शी कुडंट हैंडल द थ्रेट्स दैट वाज कमिंग फ्रॉम द मागा मिलिशिया। और हमारे जैसे लोग, हमारी, मुझे नहीं पता, कल हमें उड़ा देंगे वो लोग, कल हमें कोई फेक केस में फ्रेम करवा देंगे, वो कुछ भी कर सकते। दिस इज व्हाट वी आर, दिस इज द कंट्री वी आर इन टुडे। कोई भी अगर डोनाल्ड ट्रंप
ट्रम्प के पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको लिटरली डिह्यूमनाइज करा जा रहा है। सो मेरा जो कांग्रेशनल रेस को उनको भी टारगेट करा गया है। मेरा जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ मिल्वॉकी काउंटी, उसका मेंबरशिप कैंसिल करा गया है। मैडम, वी आर इन ए वेरी डेंजरस सिचुएशन टुडे। कौन बोलेगा डोनाल्ड ट्रम्प बात को? बता रही हैं कि जो खासतौर से भारतीय हैं या फिर जो विदेशी, या मैं बोल रही हूँ ऐसे कोई भी व्यक्ति जो डोनाल्ड ट्रंप की हाँ में हाँ ना मिलाए उसका पत्ता काट देते हैं। लेकिन वीएन झा साहब, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है फिर यूएस की या पूरी दुनिया की, जो डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका की इन मनमर्जियों को झेल रहे हैं? और ऐसी कोई अथॉरिटी क्यों नहीं है कि जो इन चीजों को मॉनिटर करे और कम से कम लगाम लगा सके? पूरी दुनिया देख रही है किसी एक देश की। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।